नमस्कार। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय समिति 2 की 15वीं द्विवार्षिक बैठक में मुख्य अतिथि मंत्री महोदय, गणमान्यों, परिषद के उच्च अधिकारी व विभिन्न संस्थानों के गणमान्यों सहित कुलपति, निदेशक महोदय व वैज्ञानिक गणों का हार्दिक स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि बदलते समय के साथ खेती के परिवेश में बदलाव का अमूल्य श्रेय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को जाता है और क्षेत्रीय समिति 2 में शामिल पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खेती, किसानी और संबंधित क्षेत्रों में विकास के लिए नवनीतियां निर्धारित की गई, जिनके लिए निरंतर क्रियान्वयन भी किया गया और आगे आने वाले समय में किस तरह के कार्य किए जाएं, किस तरह की नीतियां बनाई जाएं, इसी पर विस्तृत चर्चा के उद्देश्य के साथ हम सभी इस बैठक में सम्मिलित हुए हैं। तो फिर आज की इस बैठक का हम शुभारंभ करते हैं ICAR गीत के साथ। का संरक्षण शस्य श्यामला छवि भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की। हिम प्रदेश से सागर तट तक, मरुधरती से पूर्वोत्तर तक, हर पथ पर है मित्र कृषक की। शिक्षा शोध प्रसार सकल तक, आशा स्वावलंबित भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की। बेहद ही मधुर गीत और बेहद ही खूबसूरत बोल। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब निवेदन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सचिव व अपर सचिव डेर डॉक्टर संजय सिंह जी से कि वे सभी का स्वागत संबोधन करें। 25वीं क्षेत्रीय समिति 2 में सम्मिलित सभी महानुभावों का मैं स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हमारे मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हमारे माननीय राज्य मंत्री जी पुरुषोत्तम रूपाले जी, उनका स्वागत है। हमारे मध्य में इसी हॉल में मौजूद हैं माननीय राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद श्री त्रिलोचन महापात्र जी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे मध्य राज्यों के प्रतिनिधि माननीय मंत्री जी मौजूद हैं, मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं। यहाँ से हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन कौन हमारे मध्य में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सभी का अभिनंदन है। हम और राज्यों के प्रतिनिधि, विश्व राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, कुलपति जी और मेरे साथी उप महानिदेशक गण जो यहाँ पर मौजूद हैं, उन सब का अभिनंदन है। इस क्षेत्रीय समिति में 4 राज्य उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हमारे मध्य में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ साथ अंडमान निकोबार प्रशासन भी हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। तो सबका अभिनंदन है कि जैसा आपको परिलक्षित है, जानते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, मगर हमें प्राथमिकताएं आपके जरिए, आपके माध्यम से, इन समितियों के जरिए ही प्राप्त होती हैं। तो इस कारण से आपकी भूमिका, आपका योगदान बहुत अहम है और उन जो हमारे पास में प्राथमिकताएं इन चर्चाओं से, परिचर्चाओं के जरिए प्राप्त होती हैं, उसके पश्चात ही उनके आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद शोध कर पाता है और समस्याएं का समाधान राज्यों तक पहुंचा पाता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक व सचिव डेर डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी से निवेदन कि वे बैठक के विषय का परिचय सभी गणमान्यों के साथ साझा करें। आज के इस कार्यक्रम ICAR रीजनल कमेटी नंबर 2 के बैठक में उपस्थित श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, सम्मान्य कृषि राज्य मंत्री एवं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि,
हमारे साथ उपस्थित सम्मान्य अतिथि श्री कैलाश चौधरी जी, सम्मान्य कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार, हमारे साथ जुड़े हैं कृषि मंत्री, सम्मान्य कृषि मंत्री उड़ीसा एवं तेलंगाना। कुछ समस्या था जोड़ने का, ये समस्या समाधान हो चुका होगा। और हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सचिव श्री संजय सिंह जी, समस्त उप महानिर्देशक एवं इस बैठक में उपस्थित इस इलाका के जितने कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके सम्मान्य कुलपति महोदय, हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जितने संस्थान हैं उनके निर्देशक, राज्य सरकार के समस्त अधिकारी आज इस कार्यक्रम में जो जुड़ पाए हैं, हमारे साथ भाग लेने के लिए चर्चा में। మ్యూట్ అంటే మీరు మాట్లాడారు అక్కడ వినవాడది మీరు మాట్లాడేటప్పుడు మాట్లాడండి समस्त महानुभाव जो आज के रीजनल कमेटी की बैठक में जोग दिए हैं, आप सबको मेरे तरफ से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तरफ से एवं भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत ज्ञापन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप में हमारे सम्मान्य कृषि राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रुपाला जी का एवं सम्मान्य कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय देकर हमें दिशा निर्देश देने के लिए, उत्साहित करने के लिए आज के ये बैठक में उपस्थित हैं। मैं स्वागत करता हूं, विशेष रूप में धन्यवाद देता हूं उड़ीसा एवं तेलंगाना के मंत्री महोदय जी का, जो आज के बैठक में भाग ले रहे हैं और अपने बात हमारे सामने रखकर हमें और उन्हीं जो राज्यों के लिए काम करने के लिए प्रेरणा देंगे। ये जो बैठक है रीजनल कमिटी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का, ये 1974 से ये होते आ रहा है और ये 8 रीजन जो बने हुए हैं, प्रत्येक रीजन में एक से अधिक राज्य व केंद्र शासित अंचल इलाका उसमें रखे गए हैं और हर एक 2 साल में हमारे बैठक होता है। इसलिए भारतीय कृषि अनुसंधान उसको आगे बढ़ाने के लिए रीजन का क्या समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए हमारा योजना तैयार किया जाता है, कार्यक्रम तय किए जाते हैं और उसको लेकर आगे हमारे शोध होता है। शिक्षा में भी उसी तरह का परिवर्तन लाया जाता है और फ्रंटलाइन एक्सटेंशन भी उसी तरह का किया जाता है, जो राज्य सरकार को और विभाग को उनके अधिकारी के जो समस्या के ऊपर जो बताते हैं उसके ऊपर पर्यवेक्षित होता है। और ये जो रीजनल कमिटी है नंबर 2, इसमें आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और उसके साथ साथ उड़ीसा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, ये इसमें जुड़े हैं। और ये सारे राज्यों का समस्या का जो चर्चा हुआ था पिछले बार 2018 में जो भुवनेश्वर में मीटिंग हुआ था, वो मीटिंग में
काफी विस्तारित रूप में राज्यों सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए हमारे एक्शन प्लान तय हुए थे और ज्यादातर एक्शन प्लान के ऊपर एक्शन लेते हुए हम लोगों ने एक्शन टेकन रिपोर्ट आज सुबह उसका चर्चा कर रहे थे। हम आधा कर पाए हैं और इस इनॉग्रल सेशन के बाद बाकी आधा पूरा होगा। आज दिन भर चर्चा चलेगा और चर्चा के बाद हमारा फिर अगले 2 साल के लिए एक्शन तय होगा इन्हीं राज्यों के लिए। 2 साल के बाद हम खाली नहीं मिलते हैं, हम लोग बीच में भी एक बार मिलते हैं। 2019 में ये मीटिंग किया गया था 12 जून 2019 को और इसमें डीडीजी फिशरी डॉक्टर जेना के अध्यक्षता में ये सारे एक्शन का पुनः चर्चा किया गया। एक्शन जो लिया जा रहा था उसका तर्जमा किया गया और जो जहां कमी थी जिसमें प्रगति नहीं हो रहा था उसका भी ध्यान रखते हुए आगे का कार्यक्रम तय किया गया और ज्यादातर एक्शन पॉइंट्स के ऊपर एक्शन लिया गया। और ये जो इलाका है इसमें पानी का बहुलता रहता है ज्यादातर राज्यों में, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड्स इसमें, और धान एक मुख्य फसल है। और इसके साथ साथ इसी इलाका में अन्य फसलों में जो जूट वो भी बड़े पैमाने पर यहाँ किया जाता है। पशुपालन भी किया जाता है इस इलाका में। हम देखते हैं बागवानी फसलें, खास करके अंडमान निकोबार आइलैंड में बागवानी फसलें और आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में भी काफी बढ़ावा दिया जाता है। इस इलाका के समस्या अनेक है और वो समस्या के बारे में चर्चा आज भी करेंगे और विशेष रूप में धान के संबंधित जो समस्याएं हैं, जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए बहुप्रतिबल सहनशीलता धान के नए किस्म और विशेष रूप में संकर किस्म में जो इस इलाका में उगाए जाते हैं लाने के लिए हमारा प्रयास है। पिछले बार इसका रिकमेंडेशन भी किया गया था। इसी तरह का मछली उत्पादन आंध्र प्रदेश में, ये पूरे देश में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश ही सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है और विभिन्न प्रदेश में इसको बढ़ावा देने के लिए काफी रिकमेंडेशन भी थे। उसके ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा करते हुए एक्शन लिए हैं। लेकिन जो समस्या हमें बागवानी फसलों में पाया जाता है उसके बारे में भी हम लोगों ने काफी चर्चा किए हैं, आज भी चर्चा फिर करेंगे। जैसे पशुपालन की बात मैं कर रहा था, यहाँ उत्पादकता बहुत ही कम है, खास करके दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में ये पीछे हैं। उत्पादकता कम होने के कारण और ज्यादातर सूखा चारा खिलाया जाता है इस इलाका में, हरा चारा की उपलब्धि कम है, मिट्टी का अम्लता ज्यादा इलाका में है और इस इलाका में विशेष रूप में लवणीय जमीन होने के कारण समुद्र तटीय इलाका में वहां फसल उत्पादन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह के बहुत सारे समस्या इस इलाका में है और ये सारे समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारे जो संस्थान इस इलाका में अवस्थित हैं, हमारे 44
संस्थानें इस इलाका में अवस्थित हैं और 10 राज्य का ये यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय भी इसमें अवस्थित हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र भी है और एक जिला में एक कम से कम। और ये सारे लगे हुए हैं कि इस इलाका के लिए कैसे समाधान दें। और हमारे सारे निर्देशक, सारे विश्वविद्यालय के कुलपति आज उपस्थित हैं इसका समाधान देने के लिए। हम बढ़ावा देना चाहते हैं ऑयल पाम कल्टीवेशन के, और इसको बढ़ावा कैसे, क्योंकि खाद्य तेल के उत्पादन में हम पीछे हैं। सालाना 75,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं और ऑयल पाम का उत्पादकता सबसे ज्यादा है प्रति हेक्टर। हम जितना आयात करते हैं खाने वाला तेल, उसमें 60% पाम ऑयल होता है। उसको कैसे कम किया जाए इस इलाका में, ऑयल पाम की कल्टीवेशन को बढ़ावा देते हुए, और उसके लिए भी चर्चा हम लोग करेंगे। और बाकी जो समस्याएं हैं, ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। जो भी प्रगति इस इलाका में हुआ है, धान के उत्पादकता में हो और बागवानी फसलों में हो, मछली उत्पादन में हो, अत्यंत सराहनीय है। राज्य सरकार के सारे व्यवस्था धीरे धीरे काफी उसमें परिवर्तन हुआ है और उसके चलते हमें काफी प्रगति भी देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन आज के दिन का ये उद्देश्य होगा कि और गहराई से राज्य सरकार के साथ चर्चा करते हुए उनके बात को समझना और अकॉर्डिंगली एक्शन प्लान तय करना। तो पिछले 2 साल में हमने जो टेक्नोलॉजी दिए हैं, जैसे 92 धान के किस्म इस इलाका के लिए दिए हैं, क्या वो किसान के पास पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? उसको पहुंचने के लिए उसका जो गति है उसको और त्वरान्वित करने के लिए तो उसका कार्यक्रम हम लोग तय करेंगे। इस तरह के जितने समस्या है सारे जो हमारे सामने रखा जाएगा और हमारे ध्यान में जितने समस्याएं हैं सारे का चर्चा करते हुए समाधान हम देंगे। तो आज और ज्यादा ना बोलते हुए मैं पुनः सबको स्वागत करता हूं। ये क्षेत्रीय समिति का जो बैठक है, इसमें हमारे ये खाली रूटीन मीटिंग नहीं है, ये हमारे टाइम टेबल के साथ, टाइम लाइन के साथ एक्शन प्लान तय करने के का व्यवस्था है। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सारे डिपार्टमेंट के पास जाकर, उनका पास पहुंचकर, उनका समस्या समझकर उसका समाधान देता है। ये एक अनोखा व्यवस्था है और ये एक राज्य और केंद्र के बीच का जो आपस में बैठकर समाधान ढूंढने का जो व्यवस्था है, ये अनोखा है और इसको और समृद्ध करने का जो भी आवश्यकता है, करने के लिए जो भी आवश्यकता है, हम लोग प्रयास करेंगे। और आज मेरे तरफ से आप सबको पुनः स्वागत करता हूं। विशेष रूप में हमारे दोनों मंत्री, कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपको पुनः धन्यवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए मैं यही समाप्त करता हूं। आपके दिशा निर्देश के हिसाब से हमारा कार्यक्रम और समृद्ध होगा, ये मैं उम्मीद भी रखता हूं, आशा भी करता हूं। और हर एक समय आपका दिशा निर्देश मिलता है, आपके वचनों से हम उत्साहित होते हैं। आपके मार्गदर्शन हमारे रास्ता को और मजबूत करता है, हमारे गति को और गति देता है, हमारे प्रगति को गति देता है। तो इसलिए आपको पुनः स्वागत करते हुए, धन्यवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद महानिदेशक महोदय। विकास की गति को और मजबूती मिल सके, इसके लिए आइए हम इस बैठक को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर गुजारिश करना चाहेंगे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी से, जो इस वक्त हम सभी के समक्ष उपस्थित हैं, उनसे निवेदन है कि वे अपने अमूल्य विचारों के साथ हम सभी का मार्गदर्शन करें। रीजनल कमेटी 2 के इस बैठक में हमारे बीच में विराजमान मेरे बड़े भाई साहब और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री माननीय पुरुषोत्तम जी रूपाला जी, और हमारे बीच में विराजमान हमारे डीजी आईसीआर महापात्रा जी और सभी राज्य उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान निकोबार के सभी हमारे अधिकारीगण और सभी यहाँ पर उप महानिदेशक जो इस सभागार में विराजमान है, और सभी हमारे विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण और सभी अधिकारीगण, आज की ये जो बैठक है रीजनल बैठक, जो प्रति 2 वर्ष के अंदर ये बैठक होती है, और इस बैठक के बाद में जैसा अभी महापात्रा जी ने कहा कि इसमें हम समय समय पर बीच में इसके रिव्यू भी करते हैं, तो ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। और इस बैठक के अंदर में निश्चित रूप से जो आने वाले समय के अंदर जो 2 वर्ष के अंदर हमारी कार्य योजना होती है, उस कार्य योजना के ऊपर विचार विमर्श किया जाता है, और जिसके बाद में 2 साल तक हम सब मिलकर हमारे किसानों के लिए और कृषि के लिए हम आने वाले समय के अंदर किस तरह से हम उन्नत किस्म को तैयार कर सकें, उन्नत बीज को किस तरह से हम तैयार कर सकें, और किसान की उत्पादन कैसे बढ़े, इन सभी विषयों को लेकर और वैल्यू चेन से लेकर और कृषि से संबंधित जितना भी उन सब के ऊपर हम विचार विमर्श करते हैं। और इस विचार विमर्श के अंदर जैसा कि ये जो जोन है, इस जोन के अंदर जैसा हमारे ऐसी समस्याएं भी रहती है, तो उन समस्याओं का समाधान भी हमें करना होता है, और समस्या का समाधान करने के लिए समय समय पर जो हमारे अधिकारी बैठकर उसकी निगरानी भी करते हैं। और जैसा कि समस्या सबसे बड़ी हमारे क्षेत्र के अंदर ये आती है कि आज जिस तरह से जलवायु परिवर्तन का समय है, क्लाइमेट चेंज होता है, उसकी वजह से कभी तो वहाँ पर बहुत अधिकता में बारिश आ जाती है, कभी तूफान आ जाता है, तो कभी बाढ़ आ जाती है। तो कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पर बारिश नहीं होती है, और एक ही ऋतु के अंदर एक ही फसल के अंदर हमें ये भी देखने को मिलता है कि एक ही साल के अंदर कभी बारिश नहीं होती, तो वहाँ पर उसकी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो और कभी बाढ़ आती है, तो जिसकी वजह से भी समस्या का सामना करना पड़ता है। इन सब को देखकर हम ऐसी कौन सी वैरायटी तैयार करें जिससे कि इस क्षेत्र के अंदर हम समाधान कर सकें। आज ये जो क्षेत्र है, ये जो अपना पूरा इस रीजनल क्षेत्र के अंदर मैं देख रहा हूँ कि पिछले 100 साल का अगर रिकॉर्ड हम देखें, तो 100 साल में से 90 साल ऐसे निकले हैं जिसमें कोई न कोई प्रकार की हमारे सामने समस्या आई, और उसमें हमने समाधान करने का प्रयास किया। और उसके लिए जैसा कि हमने नई उस क्लाइमेट की स्थिति के अंदर की जलवायु परिवर्तन, हमारी ये सारी समस्याओं को लेकर हम वैरायटियां भी तैयार करते हैं। अगर धान की देखें तो जैसे अगर CR धान 2008, 801 और 802 है, तो ऐसी हर फसल के अंदर हमारे साइंटिस्ट नीचे पूरी कई वर्षों से लगातार लगे हुए हैं, और जिससे कि हमारे आने वाले समय के अंदर इसका समाधान क्या हो, ये सब हम करके, और आने वाले टाइम के अंदर वैल्यू चेन डेवलपमेंट की भी हमें ज़रूरत है, तो उसके ऊपर भी हम काम करते हैं। हमारी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उन केंद्रों के ऊपर भी हम
किस तरह से उन कृषि विज्ञान केंद्रों को वहां से किसानों से सीधा जोड़ें, किसान किस तरह से इस योजना का लाभ लें, इन सारी चीजों के ऊपर विचार विमर्श करके और आने वाले एक जो 2 साल का जो समय होता है जिसके अंदर हम कार्य योजना बनाते हैं। और पिछली बार जब बैठक हुई थी तो उसमें ये भी किया था कि हम इस बैठक को आने वाले समय के अंदर, जैसा कि हर 6 महीने के अंदर हम बैठने की प्लानिंग की थी, तो इसको कुल मिलाकर आने वाले समय में जितना हम अधिक फील्ड के अंदर जाएंगे और फील्ड के बाद में उसकी रिव्यू बैठक हम अगर अधिक करेंगे तो उसका सार्थक परिणाम देखने को हमें मिलता है। और जिसकी पिछली बार कार्य योजना बनी थी और उसके बाद में महापात्रा जी ने उसकी बैठक भी रखी दोबारा, और उसके बाद में जो आपके वहां से जो आपने रिसर्च किया या अन्य जो भी वहां की आपकी कार्य योजना थी तो उसकी यहाँ पर मॉनिटरिंग भी हुई। तो ये इस तरह से अब ये सारा हम इसलिए कर रहे हैं कि किसान के लिए हम कर रहे हैं, और किसान को आने वाले टाइम के अंदर हम जो एक किसान की इनकम कैसे बढ़े, अभी फिशरीज की भी बात की, पशुपालन की भी बात की, तो कुल मिलाकर हमें इस तरह से कि किसान की फसल लाभकारी हो, इस दृष्टि से हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग के ऊपर भी हमें काम करना चाहिए। निश्चित रूप से ये ऐसी स्कीम है, ऐसी योजना है जिसके अंदर साइंटिस्ट भी प्रयास करते हैं, लेकिन कृषि को हम लाभकारी नहीं बनाएंगे तब तक मैं सोचता हूं कि उसका सार्थक परिणाम नहीं निकलेगा। हम अपने रिसर्च सेंटर के ऊपर, हमारे आईसीआर के अंदर या हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर या कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर या हमारे जितने भी जोन है जहाँ पर भी हम अपने रिसर्च सेंटर के ऊपर या जहाँ भी है उस स्थान पर तो हम बहुत अच्छे डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, लेकिन वो डेमोन्स्ट्रेशन या किसान जो अपने यहाँ पर फर्स्ट वैरायटी है उसकी जो उत्पादकता लेते हैं वो सारी किसान के खेत में हमें दिखनी चाहिए। इस दृष्टि से ये हम आगे काम निरंतर करते जा रहे हैं। और आज इस समय देश के अंदर हमें उत्पादन भी बढ़ाना है, नई वैरायटी क्लाइमेट के अनुसार हमें उसमें परिवर्तन भी करके और क्लाइमेट के अनुसार हमें बनानी है, और इसके साथ ही आने वाले टाइम के अंदर किसान को आत्मनिर्भर भी बनाना है। और वर्तमान में जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी की और हमारे सरकार ने जिस तरह से उन्होंने लक्ष्य लिया कि 2022 तक किसान की इनकम डबल करना है, तो उसके लिए सरकार की तरफ से जो योजनाएं बनती है उन योजना को भी नीचे तक किसान तक कैसे पहुंचे, इसकी भी हमें निश्चित रूप से चिंता करनी चाहिए। क्योंकि जो रिसर्च हमारे यहाँ पर होता है, हम आईसीआर और हमारे जितने भी नीचे इंस्टीट्यूट है सब मिलकर जो काम करते हैं वो किसान के लिए कर रहे हैं। तो किसान की योजना की हमें स्वयं को जानकारी और किसान को उसका लाभ मिले, इस दृष्टि से जिस तरह से आज 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य लिया है, ये 10,000 जो एफपीओ है उसके अंदर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है उनको भी जोड़ा गया है कि उनके माध्यम से भी एफपीओ बने। तो इसके ऊपर हम किस तरह से आने वाले समय में प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र क्या एक ऐसा एफपीओ अवश्य जो उनकी निगरानी के अंदर बने, एक मॉडल के रूप में बने, इसके ऊपर भी हमारे को एफपीओ किसानों को गाइड करके और हमें बनाने चाहिए। 10,000 एफपीओ बनेंगे तभी किसान अपने खुद की प्रोसेसिंग कर पाएगा, संगठित हो पाएगा, और किसान संगठित होकर अपने उत्पादन को अधिक वैल्यू वो प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि खुद की प्रोसेसिंग और पैकिंग करके एक्सपोर्ट करेगा। और सारा एक ही स्थान पर वो अगर अपने जिस तरह से फार्म गेट के ऊपर ही अपना सारा कुछ वो कर लेगा, जैसा हमारी स्कीम भी अभी है जिसके अंदर फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो खर्च होगा, तो ये जो सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं ये सब नीचे तक पहुंचे। 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी खर्च होगा। और इसके साथ ही हमारे जो अभी कृषि के अंदर महत्वपूर्ण जो 3 बिल पास हुए हैं, इन 3 बिलों की भी हमें जानकारी होनी चाहिए, और तीनों बिलों से ही किसान का जीवन परिवर्तन होने वाला है। किसान को पहली बार आज़ादी मिली है इन्हीं तीनों बिलों के माध्यम से, जहां पहले मंडी के अंदर उनको अपने उत्पादन को बेचना पड़ता था, टैक्स चुकाना पड़ता था। आज इन बिलों के माध्यम से किसान को आज़ादी मिली है।
किसान अपने उत्पादन को अपनी मंडी के अंदर न बेच के वो बाहर भी बेच सकता है, वो मंडी के अंदर भी बेच सकेगा, मंडी परिधि के बाहर भी बेच सकेगा और मंडी परिधि के बाहर उसका टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा और पूरे देश के अंदर एक बाजार खुल गया है। तो इस तरह से आज किसानों के लिए ये जो एक महत्वपूर्ण बिल भी पास हुए हैं, इन बिलों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी बिल है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फसल से पहले ही किसान को इस बात की सिक्योरिटी हो जाएगी कि उसका उत्पादन किस रेट के अंदर बिकेगा। फसल बोने से पहले उसको इस बात का ज्ञान हो जाएगा, उसको ज्ञात हो जाएगा कि इस फसल को मैं इस रेट के अंदर बेचने वाला हूँ। हमारे कई ऐसे उत्पाद हैं जो फसल के समय में जब हम बोते हैं उस समय रेट होती है कम और रेट बोते उस समय होती है अधिक और उसके बाद में जब वो फसल लेता है किसान उस समय डाउन आ जाती है। हमने कई बार देखा है आलू टमाटर और अन्य सब्जियों के अंदर या फलों के अंदर की पहले रेट अलग होती है, बहुत अधिक होती है और बाद में उसको औने पौने भाव के अंदर किसान बेचता है। तो उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो बना है, इसके अंदर किसान को उत्पादन बेचने के लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट पहले ही हो जाएगा, जिसमें किसान के लिए इसमें इस बात की गारंटी रखी है कि उसका जो जिस रेट के अंदर उसका एग्रीमेंट हुआ उसी रेट के अंदर उसको अपना उत्पादन बेचना उससे खरीदा जाएगा, नहीं तो जो व्यापारी होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो इसी तरह अगर किसान की रेट बढ़ जाती है तो किसान को इस बात की स्वतंत्रता है कि वो एक निर्धारित दर से अधिक अगर रेट बढ़ जाएगी तो किसान स्वतंत्र है, वो किसी को भी दूसरे व्यापारी को भी बढ़ी हुई दर के ऊपर बेच सकेगा। इसमें कानूनी जो प्रावधान है वो हम सबको आपने पढ़े भी होंगे, तो उन विषयों पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा। बाकी जो कमोडिटी का एक्ट जो आया है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, इस विषय पर भी। पर कुल मिलाकर भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि किसान को लाभ कैसे हो और वो भी हमारे ICR के द्वारा हमारे किसान को इस तरह का विश्वास हो जाए। विश्वास है कि आज एक ICR की वैरायटी के ऊपर उनको पूरा विश्वास है। प्राइवेट पार्टनर जो भी लोग हैं वो भी करते हैं और किसान खुद अपने आप में एक रिसर्च करता है। कई जगह कई किसानों ने भी वैरायटियाँ निकाली है, नई नई वैरायटी है, उसके ऊपर भी हमें काम कर रहे हैं। आज ऑर्गेनिक के ऊपर भी हमें जिस तरह से आज नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है तो वो पूरा जोन घोषित हो रखा है, तो उसके ऊपर हमारे निरंतर हमें आगे और इस काम को बढ़ाना है। अभी ऑयल पाम की बात की गई है कि हमें तेल के ऊपर हम आयात करने के आज लगभग 75,000 करोड़ का इंपोर्ट करते हैं। तो हम किस तरह से इस के अंदर हम आत्मनिर्भर बन सकें, तो इसके लिए भी मिशन के तौर पर हमें काम को आगे बढ़ाना। और विशेषकर जैसा कि ये आपका ही क्षेत्र है जहां पर आज इस काम को हम ज़्यादा से ज़्यादा, प्रधानमंत्री जी ने इसमें योजना भी बनाई है लाभ और उसके तहत पैकेज की भी घोषणाएं हुई है। तो ये सारा हमारे सामने चैलेंज है। हम रिसर्च हमारे इसके अंदर हमारे राज्य सरकारों की बड़ी भूमिका है। राज्य सरकार के सहयोग के बगैर और हमारे जो यूनिवर्सिटीज हैं जितनी भी है, कृषि की जो विश्वविद्यालय, उन सभी के ऊपर पूरा विश्वास है। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 2022 तक हमें लक्ष्य पूरा करना है, तो उसके लिए हमें ये हम सब के भरोसे के ऊपर ही कहा है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम के अंदर हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र और ICR है, ये सब और हमारे जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, हम सब हमारे जितने भी आप सब और हम सब मिलकर आने वाले टाइम के अंदर ये एक ऐसा समय है, कोरोना का काल है, और ये इसको हम आपदा को अवसर में कैसे बदल सकते हैं। इसलिए हम सब आज हम वर्चुअल रैली मीटिंग के माध्यम से हम बात कर रहे हैं। तो वर्चुअल के माध्यम से बात करें तो ये एक इस समय के अंदर हम यहाँ पर रीजनल कमेटी की बैठक कर रहे हैं। तो ये हम नीचे किसानों तक हम इसको कैसे पहुंचा सकते हैं, हमारे रिसर्च है उसको किसान को जानकारी कैसे दे सकते हैं। तो इस सारी की रचना एक ऐसी बने पूरे जोन के अंदर, और जोन के अंदर सारे आज ये 2-3 दिन जो बैठक चलने वाली है, इसमें निश्चित रूप से आपके और भी कई जो अधिकारी हैं वो सुझाव देंगे। उन सुझावों को आने वाले 2 साल के लिए हमारा रोड मैप हम तैयार करेंगे। तो उस रोड मैप के अंदर मैं सोचता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी का सपना है वो निश्चित रूप से हम सब मिलकर और देश के किसान को आत्मनिर्भर भी बनाएंगे और उस सपने को भी साकार करेंगे। और एक कृषि के अंदर ही एक ऐसा सेक्टर है जो आज चाहे कोरोना का समय हो, चाहे
दूसरा समय 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक भी हमारी अगर बात कर रहे हैं हम देश की, तो वो कृषि के माध्यम से ही पहुंचने वाली है। और कोरोना के अंदर भी हमारे किसानों ने, हमारे साइंटिस्टों ने मैदान नहीं छोड़ा, सारे उसी के डटे हुए थे, खेत के अंदर डटे हुए। मैं यहाँ पर ICR के अंदर में खेतों के अंदर भी गया, उस समय फसल मैंने खुद ने वो मशीन से हार्वेस्टर और वो थी, उसको खुद को चलाकर उसी कोरोना के समय में काटी है। तो इस तरह से आप पूरा किसान वहां पर लगा हुआ था खेत के अंदर, कि किसान ने फसल समय पर काटी, प्रधानमंत्री जी ने सही समय पर निर्णय लिया, लेकिन कटी और उत्पादन भी हुआ, वो भी जो पिछले साल के वजह से बनिस्बत अधिक उत्पादन हुआ है। तो ये सब किसानों की और हम सबकी मेहनत है। और आपके जो पिछले दो साल पहले जो कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें जो आपने लक्ष्य तय किए थे, उन लक्ष्यों को निश्चित रूप से पूरा करने का प्रयास किया आपने। और आने वाले समय के अंदर भी मैं सोचता हूँ कि आज जो 2 दिन की, ये 3 दिन की जो चलेगी इस रीजनल कमेटी की बैठक, उसमें जो भी डिसीजन होंगे उनको हम रोड मैप तैयार करके और पूरी मॉनिटरिंग करते हुए हम आने वाले टाइम के अंदर हर 6 महीने के अंदर वापस हम किस तरह से उसकी रिव्यू बैठक करें, इसकी तय करते हुए हर जो रोड मैप अगली 2 साल बाद में होने वाला है, उसकी पूरी हम तैयारी के साथ में उसको आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रूपाला जी को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपका भी हमें मार्गदर्शन मिलेगा। तो मैं रूपाला जी का स्वागत करते हुए अन्य जो हमारे मंत्री अभी जुड़ गए होंगे उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय, अपने विचार हम सभी के समक्ष रखने के लिए, हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और अब हमारे अतिथि गण मंत्री महोदय व सभी गणमान्यों से निवेदन है कि वे ICR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तकों का विमोचन करें। सबसे पहले यहाँ पर बताना चाहेंगे कि हमारी जो सबसे पहली पुस्तक है वो है एजेंडा नोट्स, ATRs एंड स्टेटस रिपोर्ट्स ऑफ द सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इन एग्रीकल्चरल रिसर्च, एजुकेशन एंड एक्सटेंशन। आप सभी से गुजारिश है जोरदार तालियां हो जाए। आपको बता दें पिछले 2 वर्षों की क्रियान्वयन का ब्यौरा इस पुस्तक में सम्मिलित है और पूर्ण जानकारी इस पुस्तक में सम्मिलित की गई है ताकि क्रियान्वयन जिस तरह से किया गया उसकी पूर्ण जानकारी हासिल की जा सके और आगे किस तरह के कदम उठाए जा सके उसके लिए भी सहायता यानी कि मदद मिल सके। हमारी अगली पुस्तक है महात्मा गांधी विजन ऑफ एग्रीकल्चर अचीवमेंट्स ऑफ ICAR। ये पुस्तक काफी खास है, इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचारों की झलक नजर आती है। जी हाँ, बहुत ही खास पुस्तक है जो कि प्रकाशित की गई है ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। वो छोड़ दिए अभी। मैडम रुक जाओ ना एक मिनट, आप आ जाओ ना इधर थोड़ा सा। हमारी अगली पुस्तक है क्रिएटिंग वेल्थ फ्रॉम एग्रीकल्चरल वेस्ट। जी हाँ, कोई भी वस्तु बेकार नहीं होती और बेकार समझी जाने वाली वस्तु को तराश कर किस तरह से उससे उत्पाद बनाए जा सकते हैं, उससे लाभकारी बनाया जा सकता है, इन सभी जानकारियों का समावेश है इस हमारी खास पुस्तक में, क्रिएटिंग वेल्थ फ्रॉम एग्रीकल्चरल वेस्ट। अगली पुस्तक है जलोपचार एंड इको फ्रेंडली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। जल के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती, ये व्यर्थ ना हो, इसके उपचार की तकनीक की जानकारियों का समावेश इस पुस्तक में मिलेगा। जी हाँ, पूर्ण जानकारी इस पुस्तक में सम्मिलित की गई है जल की महत्ता को। अगली पुस्तक है नीश एरिया ऑफ एक्सीलेंस स्ट्रेंथनिंग टीचिंग रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग वॉल्यूम 2।
और ये भी काफी खास पुस्तक है जिसे तैयार किया गया है वैज्ञानिकों गणों की कड़ी मेहनत से और प्रकाशित किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR द्वारा। बढ़ते हैं आगे। अब बारी आती है इनडायरेक्ट एलिसा बेस्ड एसेज फॉर एस्टिमेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन्स एंड एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड्स इन रोहू लेवियो रोहिता। महत्वपूर्ण जानकारियां मत्स्य पालन के क्षेत्र से संबंधित और इसे भी तैयार किया गया है हमारे वैज्ञानिक गणों की कड़ी मेहनत से और प्रकाशित किया गया है ICAR द्वारा। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जिन्हें परिषद के वैज्ञानिक गणों की कड़ी मेहनत और शोध कार्यों के साथ तैयार किया गया है और ये खेती के क्षेत्र में नए परिवर्तन लाने में निश्चित ही मददगार साबित होंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और अब परिषद की क्षेत्र समिति 2 की 25वीं द्विवार्षिक बैठक में निवेदन मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री परसोत्तम रुपाला जी से कि वे इस बैठक में सम्मिलित सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए अपने विचार साझा करें व हम सभी का मार्गदर्शन जरूर करें। जी राम राम। राम राम सर। जी नमस्कार। रुपाला जी राम राम। राम 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 कैलाश जी। मेरे साथी मंत्री प्रिय कैलाश जी, इस क्षेत्रीय समिति की 25वीं बैठक में हमारे मध्य विराजमान श्री त्रिलोचन महापात्रा जी, हमारे सचिव श्री, ICAR के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र, पश्चिम बंगाल और हमारे द्वीप समूह से जुड़े हुए मंत्रीगण एवं अधिकारीगण, कृषि यूनिवर्सिटी के सम्माननीय वाइस चांसलर एवं क्षेत्रीय सभी अधिकारियों का मैं भारत सरकार के कृषि विभाग की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं और सभी को मेरी ओर से राम राम कहता हूं। मैं अपने ICAR के सभी वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान महापात्रा जी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये एक ऐसी परंपरा का सृजन भी किया है और इसको परिचालित भी कर रहे हैं। ये राज्य और केंद्र के बीच सुचारू रीति से काम करने का मुझे लगता है कि सबसे उत्तम उदाहरण के रूप में ये कार्यवाही हमारी चल रही है। तो इसको जरूर हम आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ें। ये हमारे डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस जो है भारत की लोकतंत्र की, उसी को आगे बढ़ाने के लिए भी इस प्रकार की कार्यवाही का महत्व होता है। और हमारे देश जैसे विविध वायु, भूमि, एग्रोनॉमी, इनकी विविधता, इन सभी को एक ही एंगल से चलाना ये ठीक भी नहीं है। इसीलिए ये क्षेत्रीय रचना जिस प्रकार से हुई है उसी को उसी अंदाज में वहाँ के क्षेत्र की समस्याएं, वहाँ की समस्याओं के अनुरूप समाधान और उसी के साथ बैठ के इसका लेखा जोखा करने की एक क्षेत्रीय समिति की जो परंपरा रही है उसको बहुत ही अच्छी तरह से संचालन करने के लिए मैं ICAR के हमारे सभी पदाधिकारियों अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। इसमें बहुत बातें हमारे कैलाश जी ने जो कर दी है सो मैं पुनरुक्ति करके आपका समय नहीं लेना चाहता हूँ। ये थोड़ी मुश्किल बात है कि उन प्रदेशों के किसी मंत्री को सुनने का अभी मुझे अवसर नहीं मिला है,
वरना इसको रिस्पॉन्ड करना अच्छा रहता। मगर ये बैठक तो चलने वाली है, हम इनको साझा कर लेंगे। मैं इस बैठक के माध्यम से अभी हमारे साथ जुड़े हुए सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय को दुगुनी करने का जो लक्ष्य भारत सरकार के सामने रखा है और उसकी आपूर्ति करने के लिए जो कार्यक्रम चलाए हैं, उन सारे कार्यक्रमों का एक हिस्सा ये इस प्रकार की बैठक के माध्यम से हम नीचे तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि किसानों की लागत को कम करने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बहुत बड़ी संख्या में इसका प्रयोग किया गया और आपके माध्यम से किसानों को एडवाइस दी गई खाद के साइंटिफिक उपयोग के लिए, अपने खेत के अनुरूप पाक का चयन करने के लिए, अपने क्षेत्र में उन्नत बीज लागू करने के लिए। तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड के चलते किसानों को सही मार्गदर्शन देने का काम आईसीआर के माध्यम से और ग्रामीण क्षेत्र तक अपने कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से जो किया जा रहा है और उनकी सारी समीक्षाएं इस प्रकार की रीजनल बैठक में आप करते हैं, इसका बहुत बड़ा आनंद है। और उसी में जो समस्याएं वहां से हमें मिलती हैं उसका उचित समाधान उनके साथ बैठ के ऐसी समितियों के माध्यम से हम कर रहे हैं। और इसका 2 साल में एक बार बैठ के, जैसे महापात्रा जी बता रहे थे कि ये बैठक के लिए नहीं है, मगर 2 साल के पहले भी हुई बैठक में जो टाइम टेबल बना था उसका लेखा जोखा करने का भी इसी बैठक के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। तो इसी से हमें पता लगता है, जो हमें जानकारी मिली है उसमें कितने फील्ड निदर्शन किए गए, कितने फ्रंटलाइन प्रदर्शन किए गए, कितनी जानकारियां कितने किसानों को फील्ड में जाकर हमारे वैज्ञानिकों ने दी हैं, इन सारी जानकारी आप सब जानते हैं, इसलिए इसके फिगर में मैं जाना नहीं चाहता हूं। मगर इसके माध्यम से ही लैब से लैंड तक जाने का जो स्लोगन है उसको सार्थक करने में हमारे वैज्ञानिक और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र सफल हो रहे हैं, ये जान के हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस हमारे पूर्वीय क्षेत्र के राज्यों में जिस प्रकार की क्षमता है उसी को ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा वहां पशुपालन के क्षेत्र को विकसाने में और प्रयास करने की आवश्यकता है। उसका पोटेंशियल बहुत है वहां, उसकी क्षमता वहां बहुत है। और जैसे आप सब जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के पशुओं के लिए वैक्सीनेशन का एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लिया है, जिनका ज्यादा से ज्यादा लाभ इन क्षेत्र के पशुपालकों को मिले। मुंह पका और खुर पका जैसे रोगों के नियंत्रण के लिए जिस प्रकार की योजनाएं बनी है उसको धरातल पर उतार कर वहां के पशुओं की सारवार करके, वहां के पशुपालकों की मदद करके वहां कृत्रिम गर्भाधान उसका प्रयोग बढ़े, उसके लिए भी बहुत बड़ी एक कार्यशाला और एक योजना अभी पिछले महीने ही प्रधानमंत्री जी ने इसी क्षेत्र में लॉन्च की थी। इसके चलते भी इस क्षेत्र में पशुपालन को बहुत बढ़ावा मिलने की उम्मीद जो है वो हम रख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी जानकारी मुझे मिली कि इस एरिया के जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके माध्यम से बीज प्रतिस्थापन, सीड रिप्लेसमेंट के काम को बहुत ही तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से ही बीजों का उत्पादन और आपूर्ति का काम बहुत ही सटीक तरीके से चल रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से फल, सब्जी और चारों के बीजों का और उसकी रोपण सामग्री का उत्पादन भी बड़े पैमाने पे हो रहा है। महापात्रा जी,
मैं आपके माध्यम से उन कृषि विज्ञान केंद्रों को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं और आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूं कि इस कृषि विज्ञान केंद्रों को हमें इतना मजबूत बना देना चाहिए कि उस एरिया की बीज रोपण की किसी भी जरूरत को वहीं कृषि केंद्र के माध्यम से ही हम पूरी तरह सेटिस्फाई कर दे। उसी दिशा के लक्ष्य रखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसमें दो चीजें हो जाएगी, एक तो अपने किसानों को विश्वसनीय बीज मिलने की जगह मिल जाएगी और दूसरी तरफ हमारे कृषि विज्ञान केंद्र वो सेल्फ सफिशिएंट भी इसी रास्ते से हो सकते हैं। ये दोनों कामों को आगे के कार्यक्रम में आप उसको संयोजित करेंगे, ऐसा एक मेरा सूचन था। इस पूर्वीय क्षेत्र में हमारी देशी नस्ल के जो पशु हैं उसकी बढ़ोतरी कैसे हो, उसके स्वास्थ्य के बारे में कार्यक्रम में क्या हो। हमारे गिरिराज सिंह जी उसी क्षेत्र से आ रहे हैं और बड़े दम के साथ इसमें लगे हुए हैं। इनका भी बेनिफिट हमारे इस क्षेत्र के पशुपालकों को मिलने वाला है। उन सभी को साथ जोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है 2022 तक किसानों की आय को दुगुनी करने का जो लक्ष्य है हमारे विभाग के सामने, उसको समय से पहले हासिल करने के लिए इस प्रकार की रीजनल समिति में इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए कि किस एरिया में हम कम हो रहे हैं, किस एरिया में आगे बढ़ने की और संभावनाएं हैं, और इसी को जानकर उसी के अनुरूप हम उसको दिशा निर्देश भी दें, उसको उसी की दिशा में मदद भी करें। प्रधानमंत्री जी ने योजनाओं के माध्यम से किसानों की मदद करने का काम किया, वैसे ही सीधे इनके अकाउंट में पैसा डाल के भी पीएम किसान के द्वारा किसान को मदद करने का काम किया है। वहीं उनके खेत की तबीयत के बारे में, उनके पशुओं की तबीयत के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में, उनके दूध उत्पादन की उत्पादकता बढ़े उसके बारे में, उसके मछली और अंडे के उत्पादन में वृद्धि हो इसके बारे में उसको सही जानकारी इस प्रकार की बैठकों के माध्यम से ग्राउंड जीरो तक पहुंचाने का काम इस प्रकार की क्षेत्रीय समितियों की समीक्षा के माध्यम से हम कर सकते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आप सबकी मेहनत और किसानों का परिश्रम दोनों को मिलाकर 2022 से पहले हम प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने में कामयाब होंगे। उसी श्रद्धा के साथ आज आपने जो भी पुस्तकों का विमोचन किया उसमें जल से लेकर कई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी किसानों को उपलब्ध हो, उस प्रकार की कामगिरी जिन वैज्ञानिकों ने परिश्रम लेके की है उन सभी वैज्ञानिकों को भी मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आईसीआर इस प्रकार के काम में जो अपना इतिहास बनाता है उसको खुद ही चैलेंज करके आगे बढ़े, उस प्रकार की शुभकामना के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। और अब डॉक्टर टी.आर. शर्मा, उप महानिदेशक फसल विज्ञान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और नोडल अधिकारी क्षेत्रीय समिति 2 से आग्रह है कि वे सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। नमस्कार, मैं सबसे पहले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री जोड़ेंगे ना, माननीय कृषि एवं कृषि कल्याण राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी को हृदय से धन्यवाद करता हूं। महोदय, आपने अति व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद क्षेत्रीय समिति 2 की 25वीं बैठक का उद्घाटन किया। हम आपके मार्गदर्शन तथा बहुमूल्य सुझावों के लिए आभारी हैं। हमारे कृषि राज्य मंत्री माननीय श्री कैलाश चौधरी जी के निरंतर मार्गदर्शन के लिए हम आभारी हैं तथा आपका धन्यवाद करते हैं। मैं उड़ीसा, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के मंत्री महोदय जी का भी आईसीआर की क्षेत्रीय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए धन्यवाद देता हूं। हम महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं सचिव कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी के मार्गदर्शन के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। हर स्तर पर आपके सहयोग हमें और अधिक ऊर्जा से कार्य करने का हौसला देते हैं। मैं श्री संजय सिंह, अपर सचिव डेयर एवं सचिव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हर स्तर पर सहयोग एवं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं आईसीआर के विभिन्न विभागों के उप महानिदेशकों, राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण तथा आईसीआर के संस्थानों के निदेशकों, संबंधित राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों तथा आईसीएआर सोसाइटी के सदस्यों और शासी निकाय के सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले एवं इस कार्यक्रम में भाग लेकर इसे सफल बनाने वाले सभी वैज्ञानिकों, अधिकारियों और का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आइए इसी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब बैठक के Honorable Union Minister for Agriculture, respected Sri Tomar ji, Honorable Ministers, MOS Sri Balaji, Sri Kailash Chaudhary ji, respected Secretary Agriculture, Government of India, Director General ICAR, other officials of Government of India, Department of Agriculture and also ICAR, respected ministers from different states. Very good afternoon to all of you, sir. Namaskar. I'm happy to bring to your kind notice that agriculture has really taken the front seat in the state of Telangana under the leadership of our able Chief Minister Sri Chandrasekhar Rao Garu, and in coordination with the department, the university, Telangana University, Professor Jayashankar Agriculture University is playing a pivotal role. And recently, we have formulated a policy within the state, which is farm regulated policy, that is the colonization of the crops and the crops that will be raised in accordance with the national and international demand in the market. Keeping in view in the market the demand of the crops, only such crops will be advised to the farmers to go ahead with the cropping, so that there shall not be any distress in marketing and sale of their produces. Thereby, the income of the farmers would be assured in, apart from the MSP. So this is regulated farming. We have named it Niyantrita Sagu in Telangana. In English, it is called as regulated farming. In this Kharif, we call it as Vanakalam. This Kharif season, the total major crops we have are cotton, it's almost 60 lakh plus acres, followed by paddy, 53 lakh acres, and then red gram, almost 11 lakh acres. The other crops are followed by jowar, green gram, black gram, soya bean, castor, groundnut, and so on. Apart from the horticultural crops, altogether an area of 1,45 lakh acres has been cultivated, and out of which mainly the cotton is of rain-fed. Even though it is rain-fed, in some of the areas where canal waters are flowing, whenever it is needed, the farmers are drawing water and wetting their cotton crops as well. And it is going to be an experiment. If with the wetting of the cotton during second season also, if it could be raised, the ICAR may kindly take a note of it. The second season, if the wetting is given, cotton would be raised as well, as we grow in rain-fed. So that can be repeated under irrigation. So that is what one aspect we are examining, and by next season we will be able to completely tell you the actual results. And sir, as far as there are very few
proposals we have made earlier, and now also I am trying to put up certain proposals, sir. Particularly under AICRP, the high density cotton crop has to be encouraged. That aspect may be studied and it may be considered, sir. And the other aspect is for mustard. We have requested for a center at RARS Jagityal. This is mainly for mustard, sir. That adds in the vegetable oil production and which is needed in the country. Apart from mustard, by following the directions of Government of India, we are going ahead with the plantation of oil palm in an area of almost 7 lakh acres, starting from this year to another four years. So this project will be completed in 4 years, achieving 7 lakh acres of plantation of oil palm, which will add greatly not only to the cropping but to the ecosystem, and we will be to some extent reducing the burden on the exchequer on payment of foreign exchange. So we will be adding something as per the directions of the Government of India, sir. And similarly, we have one request that we have already made up with a proposal of 1.23 crore for setting up of groundnut research station at Vanaparthi, which is in southern Telangana of the state, where large quantities of groundnut is grown particularly in second crop, that is in Rabi. So the ICRISAT had conducted several tests earlier, wherein the whole of the groundnut crop that comes from this area is free of aflatoxin. So that will be very much acceptable to the international market, and our exports can be increased with this groundnut. Therefore, there is an urgent need to set up and strengthen the groundnut research station, sir. That may kindly be taken into cognizance. And as far as the restoration of water bodies like small tanks, lakes, and other reservoirs that have been taken up and regenerated, the water bodies have been completely filled with water these days because of the good monsoon and all. And apart from the regular irrigation projects, there is now 48% increase in cultivation, sir, because of these water management systems improvements. So that has added to the pace of the agriculture. And similarly, sir, I may request you to recollect that during the last summer season in Telangana, 64 lakh 0.16, almost 64 lakh metric tons of paddy has been procured from FCI, from Telangana. So that comprises 55% of the total FCI procurement all over the country. So that is definitely a matter of pride and glory to our state, and definitely we are adding to the nation. The infrastructure we have at ground level, at village level, in form of Raitu Bandhu, that is the farmers societies that are formed by government, the progressive farmers, their strength is almost 1,65,000 in number. So every village has got 11 members of the farmers, and the mandal unit has got 24, and the district unit has got 42. So similarly, these bodies up to the state level, we have an organized structure of farmers, which will be enabling in procurement of various agricultural produces, imparting training to the farmers, and taking the knowledge out to the farmers, and they will be the best tools to communicate the issues to the local farmers in their local colloquial. So that is adding a beauty, and it is all voluntary force. We do not pay anything to this structure except meeting the infrastructural arrangements. As individuals, we don't meet any requirement of them. So that is one beauty, that we are organizing the farmers. We are getting the farmers into one organizational fold that will become a great strength. And there is every need to improvise the
farm mechanization, sir. One is to improvise farm mechanization, to have local startups, to have indigenous farm mechanization instruments, apparatus and machines. The second is to increase their number and as far as possible, in agriculture, human interface shall be reduced because we hardly have manual labor that are available, particularly in the light of this NREGS. Farming sector has been suffering a lot for lack of manual labor. So unless we totally focus on to the farm mechanization and aid completely to the maximum extent, both by center and by the respective states, unless we bring out a radical change in farm mechanization, the way we are progressing the agriculture, the way the Prime Minister and the Chief Minister of Telangana are looking forward in bringing out radical changes in Telangana state, we cannot achieve it unless the farm mechanization is given lot of impetus. That's my respectable submission, sir. Similarly, we have altogether made maps of 31 districts with soil fertility, and each and every acre record has been raised, and we can easily suggest the farmer as to in which proportion the fertigation can be given, and rationalization of usage of fertilizers can be administered. So these are all the issues, and particularly to encourage the rural youth, because providing employment opportunities will be the task of governments, but not providing employment directly to the youth, which is just impossible, as we all understand and know. Therefore, providing employment opportunities in the rural areas to the youth, that has to be taken up in an innovative manner, where we should encourage the youth to establish agricultural agri startups. The agri startups, as is done in the industries, has to be done in the agrarian sector also. That has to be given lot of priority, and similarly some sort of financial support from Government of India to enable research and innovate in innovative areas, and add a new dimension to precision and digital agriculture. That is what we are looking at, and these aspects may kindly be given thought, and some light be focused on to these issues, and sympathetically these issues may be considered. That is what is the request from the Government of Telangana. Thank you one and all. Thank you very much, sir, for sharing and providing information about the steps that has been taken for the development of agriculture sector, and also the requirements for the improvement and betterment of the agriculture sector in your state. Thank you very much. तो अभी हमारे साथ जुड़े थे तेलंगाना के कृषि मंत्री श्री सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी जी, जिन्होंने अपने विचार हम सभी से साझा किए, किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं उनके क्षेत्र में, इनके बारे में तमाम जानकारियां दी। थैंक यू वेरी मच सर। रूपाला जी को बहुत बहुत धन्यवाद। रूपाला जी राम राम, धन्यवाद जी। राम 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 राम, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। राम राम सभी को, राम राम। आप सबको विशेष रूप में बहुत बहुत धन्यवाद सर। सम्मान्य मंत्री जी, सर आपके ये उपस्थिति इसको गरिमामयी कर दिया, और हमारे तेलंगाना से मंत्री महोदय भी जुड़ गए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा कार्यक्रम तो आगे चलेगा सर, दिन भर सर चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद।